हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह रात को 8 बजे आपका एक वीडियो आता है जो आप कह सकते हैं डेली रिवीजन का। स्टैटिक जीके हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं। आपके एनसीईआरटी और घटना चक्र के जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज कौन कौन सी टॉपिक आपके इस रिवीजन में हैं इंक्लूड। तो यहाँ पर देखिए, आज दक्षिण भारतीय राजवंश है। इसमें कौन सा राजवंश है? चोल। चोल के बारे में आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चोल से कई बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए, चोल के बारे में हम पूरा इनके प्रशासन, चोलकालीन मंदिर कौन कौन से हैं, ये सब 60 नोट में हम पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिलेवेंट है कि नहीं रिलेवेंट है, तो आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्वेश्चन आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका मैं विश्वास दिलाता हूँ अभी पढ़ने के बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप ये सब कर देंगे। ठीक है, हमारे वीडियो का यही एक खासियत होती है कि हम जो टफेस्ट कंटेंट होता है वही यहाँ पर लाते हैं। सिंपल भी लाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन टफ़ कंटेंट ज़्यादा आता है जो कभी आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए, खुद ही आप समझ जाएंगे कि हाँ, ऐसे ही कंटेंट पेपर में आने का चांस रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश के पहली बार। ठीक है, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो बता दीजिएगा क्यों नहीं पसंद आया। अब देखिए, दक्षिण भारतीय राजवंश में हम किसकी अध्ययन करेंगे? चोल वंश की अध्ययन करेंगे। चोल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। किसका? चोल वंश का, चोल साम्राज्य का। अब देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मंदिर निर्माण की शैली होती थी, क्योंकि इस समय क्या अयोध्या में आपका मंदिर बना, दुबई में एक मंदिर बना, तो ये सब मंदिर बने हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन पर बनने के ज़्यादा चांस होंगे कि ये किस शैली में बने हैं। तो देखिए, जो आपका हिमालय से ये बिंद तक, ये देखिए हिमालय जो ये आपका रेड कलर का किया गया है, ये हिमालय से है। तो हिमालय से विंध्यन तक, यहाँ विंध्यन तो यहाँ ही तक आएगा। ठीक है, तो हिमालय से विंध्यन तक कौन सी बेसर शैली कहा जाता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय में कोई मंदिर है और वो किस शैली में बना है यहाँ पर, तो हो सकता है वो 90% चांस होगा वो बेसर शैली में ही बने होगा। फिर विंध्यन से कृष्णा तक, ये मतलब विंध्यन से इसके बाद कृष्णा नदी तक, यहाँ पर ये किस शैली में? ये नागर शैली में आपकी मंदिर बना होगा। किस शैली में? नागर शैली में बना होगा। इसके बाद इधर से कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये द्रविड़ शैली में बना होगा। तो आज हम सिर्फ द्रविड़ शैली की ही बात करेंगे, मतलब द्रविड़ मतलब जितने दक्षिण भारत में हैं इस सब की बात करेंगे। तो ठीक है, तो पहले बेसर, फिर नागर, फिर द्रविड़। इतना आपको समझ में आया? चलते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में राज्यों में एक संगम युग, जैसे हमारे यहाँ क्या अशोक ने कई बौद्ध ये किया, मतलब जो उत्तर भारत में ये बौद्ध संगीत ये सब चली थी, ऐसे वहाँ पर संगम चला था, संगम युग साम्राज्य था। तो संगम युग के साम्राज्य में चोल, चेर और पांडव थे। कौन? चोल, चेर और पांडव, ये 3 संगम हुए थे। संगम 3 हुई, कहाँ पर हुई? देखिए, प्रथम जो संगम हुआ था वो आपका प्रथम संगम अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। ठीक है, अगस्त ऋषि वही हैं जिन्होंने वैदिक संस्कृत को दक्षिण भारत ले गए। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा। देखिए, दक्षिण भारत के जो मतलब वैदिक संस्कृत है उसको दक्षिण भारत कौन ले गए? अगस्त ऋषि ले गए। वो स्थल कौन सा था? प्रथम संगत, ये प्रथम जो संगत हुआ था ये कहाँ था? मदुरै में। तो यहाँ पर मदुरै में हुआ था। द्वितीय संगत कहाँ हुआ था? ये कापाटपुरम में हुआ था। इसके अध्यक्ष तोलाकपियर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है कि द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तोलकापियर। तृतीय संगत के अध्यक्ष को नक्कीरर थे। उत्तरी मदुरै में हुआ था ये। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, संगमकालीन प्रमुख तथ्य कौन से हैं? देखिए, मतलब अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि चोल है, ये हम पूरे दक्षिण भारत की मतलब थोड़ा सा इतिहास बता रहे हैं। चोल आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है,
अब देखिए संगम कालीन प्रमुख तत्व जैसे बंदरगाह, बंदरगाह कौन कौन से थे? टिडिस थे, मुजारिस थे, नेलसिंडा थे, आर्कामेडू थे, साल्यूर थे, कोकई थे। थोड़ा सा टफ है लैंग्वेज वहाँ का, ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा आपको टफ, ठीक है, लेकिन घबराइएगा मत, अभी आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेतर है, बेलियर है, बेल्लार है, ठीक है, ये यहाँ कोकई तक यहाँ बंदरगाह है, ठीक है, ये कोकई तक बंदरगाह है। और बेतर, बेलियर, बेल्लार क्या है? इनको धनी किसान या शक्तिशाली लोग, जैसे हमारे यहाँ कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो धनी किसान हैं, तो वो क्या कहलाते थे? बेतर, बेलियर और बेल्लार। अगर आपसे पूछे कि ये मतलब संगम में जो बेल्लार थे, बेलियर थे, बेतर थे, वो क्या थे? वो आप बताएंगे धनी किसान थे या शक्तिशाली लोग थे। अब देखिए बेनिगर क्या कहलाते थे संगम कालीन में? संगम कालीन में बेनिगर व्यापारी कहलाते थे, बेनिगर व्यापारी कहलाते थे। माँ बेलिफ, ये भूमि पैमाना था, भूमि पैमाना को माँ या बेलिफ कहा जाता था। मुर्गन क्या था? तो प्राचीन एवं प्राथमिक देवता थे ये मुर्गन, तो मुर्गन देवता थे। तो ऐसे जैसे अगर सिंपल भी क्वेश्चन रहेगा, अगर नहीं आप जानते रहेंगे तो आप गलत वहाँ कर देंगे। जैसे अब वहाँ पूछ लिया मुर्गन क्या थे? देवता थे, या कोई तालाब था, या कोई झरना था, या पूछ सकते हैं ये मुर्गन एक मंदिर था। तो आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है कि मुर्गन एक देवता थे तो आप पता अच्छा लगा देंगे, मतलब 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। अब ये हुई संगम की बात, मतलब ये पूरे संगम की बात है कि यहाँ पर क्या कहा जाता था। चलते हैं अब देखते हैं चोल साम्राज्य। तो चोल राज्य या चोल साम्राज्य के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अभी यहाँ से लगभग 30-40 क्वेश्चन ही बना था, ठीक है। तो देखते हैं, पहला देखिए चोल साम्राज्य 875 से 1175 ईस्वी में चोल साम्राज्य आया, ठीक है। देखिए चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभा मतलब विलेज असेंबली, कहीं भी दिया रहे कि उत्तम विलेज, कौशल विलेज, कैसी भी विलेज दिया रहे, ठीक है। किसके कौन राजवंश प्रसिद्ध था? तो कौन सा राजवंश? चोल राजवंश प्रसिद्ध था। कई क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है कि ग्रामीण असेंबली के लिए, ग्रामीण सभा के लिए, ग्रामीण समाज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो चोल लगाएंगे। अब देखिए इसके चोल साम्राज्य के संस्थापक पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन थे। ये बीपीएससी में और आरएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो ये विजयालय हैं, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय हैं। इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। क्या? नरकेसरी। 850 से 87 ईसा पूर्व, मतलब यहाँ तक इनका मतलब शासन चल रहा था। अब देखिए स्थान आप पूछेंगे तो ये चोल जो साम्राज्य है ये कहाँ कहाँ पर ये आया, मतलब फैला था? तो कावेरी बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ चोल साम्राज्य का साम्राज्य था। देखिए और ये क्वेश्चन आ गया था कि कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में। तो कोरोमंडल तट कौन सा है आपका? ऐसे जैसे ये है आपका ये, तो कोरोमंडल ये है और इधर दक्कन के कुछ भाग में, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपका चोल साम्राज्य फैला हुआ था। तो कोरोमंडल यही आपका 1991 में पीसीएस में आया था कि चोल साम्राज्य कहाँ, तो आप बताएंगे कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में चोल साम्राज्य फैला था, ठीक है। इतना तो आपको याद हुआ। अब देखिए प्रमुख विशेषता क्या थी यहाँ की? स्थानीय स्वशासन, यहीं से देखिए पहली स्थानीय स्वशासन यहीं से लाया गया है। पीपीएससी में आया है क्वेश्चन कि स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी? चोल साम्राज्य की। तो पांड्य, चेर ये सब देगा तो मत लगाइएगा, सिर्फ लगाइएगा कि स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की विशेषता थी। अब क्या पढ़ेंगे? कांस्य प्रतिमा सबसे उत्कृष्ट। तो कांस्य प्रतिमा कौन सा कह सकते हैं? जो आपका अभी नटराज की प्रतिमा जो लगी है वहाँ दिल्ली में, एक जो भवन बना था वहाँ पर, जहाँ पर G20 समिट हुई थी, वो कहाँ? नटराज की प्रतिमा, यहीं से जो मूर्ति है नटराज की, यहीं से वो पहली बार बनाई गई थी, ठीक है। ये नहीं कि यहीं वाली मूर्ति ले जाके लगाई गई, मतलब पहली बार नटराज की मूर्ति, सबसे उत्कृष्ट मूर्ति यहीं बनाई जाती थी।
अब देखिए राजधानी क्या थी, तंजौर या तंजावुर। अगर पूछे आपसे कोई कि राजधानी चोल साम्राज्य की क्या थी, तो तंजौर बताएंगे या तंजावुर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको आई थिंक मतलब थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा ये टॉपिक, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अब देखिए कवि कौन कौन से थे, जय, नंगोदर, कंबन, पुलिलेंद, उट्टुकटन, तमिल तीररत्न कहलाते हैं। तो कवि ये कबिल मतलब तमिल तीररत्न कौन है, जयगोंदर, कंबन और पुलिलेंदिन और ऑटोकुटन। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मतलब ये ऐसे आदत नहीं है इसकी करने का ये सब। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चोलों की झील, ये क्वेश्चन आपका 2008 यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता है। ठीक है, तो चोलों की झील को मतलब बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो चोलों की झील के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन आया था। कब, 2008 में आया था यूपी पीसीएस में। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, चोलों की झील। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए हमारे चैनल पे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आप देखने हो। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं कि इसका वो मतलब विषय ये चोलों की राजधानी क्या थी, संस्थापक कौन था, तो यही सब पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके अंदर अगर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन मतलब बहुत नज़दीक होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मेहनत अगर एक्स्ट्रा कर लेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगी, आपका समय नहीं बर्बाद होगा। देखिए नौसेना क्या थी यहाँ की, वो काफ़ी उन्नति थी। यहाँ की नौसेना काफ़ी उन्नत थी। क्यों, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे उन्नत नौसेना किसकी थी, पांडे की, चेर की, चोलों की, किसकी थी, तो क्या बोलेंगे, सबसे उन्नत नौसेना इन्हीं की थी। राजराज प्रथम ने इस मतलब नौसेना को प्रारंभ किया सबसे पहले चोलों में, तो राजराज प्रथम थे। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, राजराज प्रथम। ठीक है, अब देखिए चोल प्रशासन के बारे में देखते हैं। ठीक है, चोल प्रशासन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए चोल प्रशासन, चोलों की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। यही देखिए ग्राम प्रशासन, कभी भी ग्राम प्रशासन स्वशासन कुछ भी आए तो वो वहाँ पर चोल ही लगाइएगा। मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ अगर आपके दिमाग में वहाँ पर है कि अगर स्थानीय स्वशासन, ग्राम प्रशासन, ग्राम असेंबली मतलब विलेज असेंबली, ये सब क्वेश्चन अगर दे तो चोल से ही मतलब रिलेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब क्वेश्चन नहीं आता तो साम दाम दंड भेद कुछ भी सोचते हैं कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ये किससे है, चोलों से है। ये कई बार कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये ग्राम प्रशासन वाला, स्वायत्तता वाला। भूमि प्रकार क्या है, ब्रह्मदेश, सालाभोर, बिल्लर, बगई, देवदान, यतुर्द, मंगलप। तो ये भूमि के प्रकार है, तो ये सब मतलब ज़्यादा नहीं याद, थोड़ा देख लीजिएगा बस। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके आरओ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति करती थी काम, जिसे वरियम कहा जाता था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है, जिसको क्या कहा जाता था, वरियम कहा जाता था, पोट्टू वरियम। अब देखिए एन वरियम और पोन वरियम ये दो चीज़ें और है, हो सकता है आगे आपसे एन वरियम पूछे या पोन वरियम पूछे। तो एन वरियम क्या है, एन वरियम देखिए तालाब की जो एन वरियम है वो तालाब की समिति थी, और जो पोन वरियम है ये है स्वर्ण समिति है। घटना चक्र आप देखेंगे वहाँ पर लिखा गया है कि एन वरियम तालाब समिति है और पोन वरियम क्या है, आपका स्वर्ण समिति है। ठीक है, तो देखिए जो घटना चक्र के नीचे जो दिया रहता है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, कभी कभी क्वेश्चन वहीं से आपका पुटअप हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एन वरियम पोन वरियम इतना आया आपको। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये मंदिर की बात कर रहे हैं, इसको भी बाद में पढ़ते हैं। मेरू मक्कल क्या होता था, अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा। तो मेरू मक्कल क्या है, अग्रहार ब्राह्मण जो बस्ती होती है उनकी सभा मेरू मक्कल कहलाती है, मक्कल। नगरम व्यापारी को कहा जाता था, चोल प्रशासन में नगरम व्यापारी को कहा जाता था। कैलुज सोने या सिक्के को बोला जाता है, कैलुज सोने या सिक्के को, सोने के सिक्के को बोला जाता था कैलुज।
प्रांत क्या होता है? मंडलम, कुट्टम, नाड, कुर्रम, ये है प्रांत। बंदरगाह पंपूहार और कावेरी पत्तम, ठीक है। बंबूहार जो वहाँ बंदरगाह पड़े थे वो पूरे मतलब संगम के थे, लेकिन अगर चोल के सिर्फ बंदरगाह पूछे तो पंपूहार और कावेरी पत्तनम, ठीक है। कुछ लोगों को पहली बार ये सब नाम पता चल रहा होगा तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। पंपूहार और कावेरी पत्तनम, ठीक है। अब देखिए सॉरी, अब देखिए चोलकालीन मंदिर कौन से हैं? चोलकालीन मंदिर कौन है? देखिए पहला मंदिर कौन है? चोलीश्वरा मंदिर, चोले विजयालय द्वारा निर्मित। विजयालय कौन अभी हम पढ़ाए हैं? विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था। चोलीश्वरा मंदिर विजयालय द्वारा संस्थापक। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर है ये 1011 मतलब ईस्वी में राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। 2008 में क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में कि बृहदेश्वर मंदिर निर्मित किसके द्वारा किया गया है? राजराज प्रथम द्वारा। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम मत याद रखिएगा, राजराज प्रथम याद रखिएगा, ठीक है। राजेंद्र, देखिए ये राजराज प्रथम, देखिए। और एरातेश्वर मंदिर कौन है? राजेंद्र द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था एरातेश्वर मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये राजराज प्रथम याद रखिएगा। अब देखिए गंगई कोंडचुलमपुरम नामक एक नगर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये आपके ये राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगई कोंडचोलपुरम नामक जो नगर निर्मित किया गया था, किसके द्वारा? ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ये भी देखिए 2008 में कई क्वेश्चन आ चुके थे, ठीक है, लगभग दक्षिण भारत के इतिहास से। तो हो सकता है ऐसा कई साल आ जाए कि आप वो जो टॉपिक पढ़ के गए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, सिलेक्शन आपका हो गया, ठीक है। तो क्या है? 2008 है। तो गंगई कोंडचोलपुरम नामक राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किया गया है। ये देखिए इतना, ये इंपॉर्टेंट है और बृहदेश्वर, ये दोनों मत याद कर बोलिएगा और सब भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये गंगई कोंडचोलपुरम और बृहदेश्वर, ये दोनों मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर राजराज प्रथम ने मुमदी चोलदेव की उपाधि धारण की। किसकी? मुमदी चोलदेव की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था वह स्वामी जो 3 मुकुट, चोल, चेरा और पांडे का श्रृंगार करता है, ठीक है। तो मुमदी चोलदेव, इसका मतलब क्या होता है? चोल, चेर, पांडे का श्रृंगार धारण करता है। अब देखिए यही क्वेश्चन आईएएस 1993 में आया था कि चोलों के अधीन ग्राम सभा का कार्यकारिणी समितियों का विवरण उत्तर मेरूर शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को इसको रट ही लीजिए। क्यों रट लीजिए? क्योंकि अभी आप आरओ का पेपर दिए थे, आरओ का पेपर कई क्वेश्चन हम ऐसे ही दिखा देंगे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दिखा देंगे जो हूबहू आईएएस के क्वेश्चन ही उसमें पुटअप कर दिए, मतलब रख दिए गए थे। मतलब उसने ऑप्शन भी नहीं चेंज किया, मेहनत भी नहीं किए, सिर्फ वही क्वेश्चन लाके रख दिए वैसे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो पुराने आईएएस के पेपर हो गए हैं और थोड़ा सा टफ हैं, उनको आपके पेपर में रखने का ज़्यादा चांस होता है। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों का विवरण उत्तर मेरूर शिलालेख से प्राप्त होता है, ये है। अब देखिए शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक के रूप में, ठीक है। शिव जी की जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है उनको किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक या गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 72 जो व्यापारी चीन में गए थे वो कोलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ? कोलोतुंग फर्स्ट ने भारत से चाइना में व्यापारी को भेजा था, ठीक है। कितने व्यापारी को भेजा था? 72 व्यापारी को भेजा था, मतलब बिजनेसमैन को जैसे अभी मोदी जी क्या करें, अडानी, अंबानी, बिरला, गौतम अडानी, मतलब किसी को भी वहाँ पर भेजे, चाइना में भेजें, ठीक है। तो वैसे कोलोतुंग फर्स्ट ने क्या किया था? 72 व्यापारी चीन में भेजे थे। देखिए यहाँ पर नटराज मूर्ति की विशेषता देखते हैं। नटराज मूर्ति की विशेषता में 2021 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। तो वहाँ यहाँ देख लीजिए 4 हाथ है, 1 2
3 4, तो शिव भगवान के 4 हाथ हैं और ये नृत्य कर रहे हैं, तो ये शिव भगवान है, नृत्य भी कर रहे हैं और 4 हाथ है, तो ये पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरा कराएं, इनके दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल, दाहिना कान कौन सा है इनका, ये दाहिना कान इधर वाला है, ये इधर आपका दाहिना कान है इनका, तो दाहिने कान में एक किसका है, पुरुष का कुंडल, तो ये जो आपका ये लंबा सा दिख रहा होगा, देखिए बड़ा कर देते हैं ये यहाँ पर, तो ये आपका पुरुष का कुंडल है इनका, ठीक है, इनका पुरुष का कुंडल है, और ये जो बाएं हाथ में है ये महिला का कुंडल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दाहिने में पुरुष का, बाएं में महिला का, तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, दाएं हाथ में एक पुरुष का दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल है और बाएं कान में एक महिला का कुंडल है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये यहाँ ये भी सही, ये भी 2021 में क्वेश्चन, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये नटराज की मूर्ति किस साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब पुराने हो गए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अब आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं यहाँ देखते हैं, चोलों ने पांड्यचेर शासकों को पराजित किया, पारांतक फर्स्ट ने, ये मतलब जो चोलों का राजा था, उन्होंने पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस प्रतिमाओं में देवीकृत प्रायः चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये चतुर्भुज ठीक से हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस प्रतिमा है वो किस मतलब आकार का है, चतुर्भुज, षष्ठभुज, पंचभुज, तो ये चतुर्भुज बताइएगा। नटराज की शिव मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है, नटराज के चोल काल में निर्मित कौन सी मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन था, तो किसकी कौन सी मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है, नटराज की शिव मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। राजेंद्र प्रथम ने चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहद्वाप या श्रीलंका, ठीक है, सिंहद्वाप या श्रीलंका, सीलोन, जिसको आप सीलोन भी कहते हैं, चाहे सीलोन लिखा रहे चाहे श्रीलंका लिखा रहे, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, ठीक है, 2001 में क्वेश्चन आया था, तो किसने, राजेंद्र प्रथम, 2 राजा थे, एक राज प्रथम ने भी श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका के उत्तरी सिंहल द्वीप पर किसने विजय प्राप्त की, तो वो राज फर्स्ट ने प्राप्त की विजय, लेकिन अगर संपूर्ण श्रीलंका पर देखा जाए तो राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त की। श्रीलंका के राजा को पूर्ण स्वतंत्रता कुलोतुंग फर्स्ट ने दे दी थी, ठीक है, तो किसने, श्रीलंका के राजा को पूर्ण स्वतंत्रता कुलोतुंग फर्स्ट ने दिया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए इतना आप चोल के बारे में जितना है ये सब चोल के बारे में इतना ये पढ़ लीजिए, इसके बाद अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। अब ये यहाँ छूट गया था शायद, क्या इस मंदिर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, इसमें बृहदेश्वर मंदिर में, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर में इसमें एक बहुत भारी नंदी मूर्ति है, ये जो भारत का विशालतम नंदी मूर्ति है, तो ठीक है, इतना ये याद रखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखते हैं। आप देखिए इस मैप को लाने का, देखिए ये पुराना मैप हो सकता है, कुछ ज़िले गायब हो सकते हैं, लेकिन मैं इन ज़िलों को 1-2 इधर होंगे, लगभग सही है, तो इसमें इस मैप को मेरा लाने का एक ही मकसद है कि आपको पता चले कि कौन सा पूर्वांचल एरिया है, कौन सा बुंदेलखंड एरिया है। अब देखिए अगर आपसे बुंदेलखंड एरिया, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता रहता बुंदेलखंड एरिया कौन सा है, तो बुंदेलखंड एरिया जैसे ये ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, तो ये सब आपके जितने हैं, ये पिंक कलर के जितने दिख रहे थे, पहले ये पिंक कलर के ही थे ना, तो ये जो पिंक कलर के थे ये कौन से एरिया में आते हैं, ये आपके बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। तो अब ये देखिए जो इधर इस साइड वाला है ये वाला पूर्वांचल, तो पूर्वांचल किस साइड मतलब कलर का है, तो इस साइड, तो इस पूर्वांचल में ये देखिए इतना सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं, देखिए पूर्वांचल में है, और पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, और अवध वाला क्षेत्र क्या है, ये लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, खीरी, कन्नौज, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है।
तो आप भी हो सकता है आप झांसी से हो तो आप किस पे बुंदेलखंड से आते हैं। हो सकता है आप कहाँ से हो, आजमगढ़ से हो या अम्बेडकर नगर से हो या आपका मऊ से हो, बलिया से हैं, तो आप किस साइड हैं, पूर्वांचल से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ लोकगीत दिए गए हैं। जैसे धुरिया, धुरिया ये नहीं पूछा जाता कि ये जालौन में है, ठीक है। कभी अगर ये भी पूछ ले जाए कि धुरिया जालौन में मनाया जाता है तो वो भी सही कर दीजिएगा, लेकिन धुरिया कहाँ सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि धुरिया कहाँ है, ये बुंदेलखंड में। आल्हा लोकगीत आपका राहुला, ठीक है, राहुला बहुत प्रसिद्ध है। राई, बुढ़िया, वो बढ़ैया और रवाला, ठीक है। ये आपका जो रवाला है, खाला नहीं रवाला है, तो रवाला ये सब किससे संबंधित हैं, बुंदेलखंड से संबंधित हैं, ठीक है। कर्मा, ठीक, कर्मा लोक नृत्य ये कहाँ से है, सोनभद्र से है। कैसे, जब कर्म करेंगे तो सोना मिलेगा, तो ऐसे याद करिए, जब कर्म करेंगे तो सोना मिलेगा, कर्मा लोक सोनभद्र। बिरहा और कजरी लोकगीत किससे संबंधित है, बिरहा और कजरी ये आपके मिर्ज़ापुर और बनारस, तो मिर्ज़ापुर बनारस दिया रहे तो बिरहा और कजरी, अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले ये याद रख लीजिए कि बुंदेलखंड ये सब एरिया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा आपको समझ में आया। देखिए जैसे नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य, इसका मूल स्वरूप क्या है, बिथी नाटक था। पहले ये बिथी नाटक के रूप में संबंधित था, लेकिन अब क्या है, इसको नौटंकी बोला जाता है, ठीक है। धोबिया राग यह धोबी जाति द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसमें एक नर्तक धोबी दूसरा गधा बनता है, ठीक है। तो एक क्या है, धोबी बनता है, मतलब नर्तक मतलब जो नृत्य करते हैं, तो एक नर्तक क्या बनता है, धोबी बनता है, और एक गधा बनता है, ये धोबिया राग नृत्य है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। धुरिया, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुम्हार जाति द्वारा यह किया जाता है। अब हम बुंदेलखंड बता रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नीचे की है, तो यहाँ पर जो कुम्हार जाति होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है धुरिया नृत्य। पाई डंडा गुजरात के जो डांडिया के समान जो है, गुजरात में क्या है, जो गुजरात में डांडिया एक चलता है ना, उसी के समान हमारे यहाँ पाई डंडा वो होता है, ठीक है। यह भी बुंदेलखंड के अहिर जाति द्वारा होता है, पाई डंडा नृत्य किया जाता है। तो ये भी जो आप सोच रहे होंगे कि ये अहिर जाति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पाई डंडा नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है, तो अहिर समाज के। धुरिया नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है, कुम्हार समाज के द्वारा किया जाता है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में जो पुत्र के जन्म पर अवसर पर ख्याल नृत्य होता है। तो बुंदेलखंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा ये सब याद रखिएगा, ठीक है। बुंदेलखंड में कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। कथक क्लासिकल शैली में आती, क्लासिकल नृत्य में, डांस में आता है। इस शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। किसने, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। सौरा नृत्य बुंदेलखंड में किसानों द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए, मतलब फसल अच्छी होती है तो ये सौरा नृत्य, सौरा कुछ भी बोलिए, बुंदेलखंड में किया जाता है। राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है। सब मतलब नीचे ही सबसे ज़्यादा नृत्य हो ही रहे हैं। ये राय बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मयूर नृत्य इसको कहा जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नाई नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी आप सुनेंगे तो ये आप सोचेंगे क्या, ये ब्रज क्षेत्र में होगा, तो वहाँ ब्रज क्षेत्र भी दिया रहेगा, ठीक है, ब्रज भूमि में, तो आप वो गलत कर देंगे, गलत मत करिएगा। ये राई नृत्य कहाँ है, ये बुंदेलखंड एरिया में है। तो अब बुंदेलखंड यहाँ है और ब्रज क्षेत्र यहाँ है, तो मतलब बहुत डिस्टेंस है ना, देख लीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर दें वहाँ पर। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिरों और यादवों द्वारा प्रचलित नृत्य, संगीत और नक्कारों की लय पर खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए किया गया है। धीवर राग या कहार जाति द्वारा किया जाने वाला गायन नृत्य, मांगलिक अवसरों पर धीवर राग। कलाबाजी अवध क्षेत्र के नृतक कच्ची घोड़ी पर सवार होकर मोर बाजा लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करते हैं। अवध वाला
मतलब लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, हरदोई, ठीक, सीतापुर, ये वाले क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर किया जाता। पासी नाच, यह पासी जाति द्वारा किया जाता। जोगनी, ये पूछा गया है। साधु वेशधारी स्त्री का रूप पुरुष नर्तकों तथा साधु वेशधारी पुरुष नर्तकों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला यह नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ये कौन सा? जोगनी नृत्य। चरकुला नृत्य, ये चरकुला नृत्य अभी शायद आपके आरो यारो में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो यह नृत्य ब्रजभूमि में रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रजभूमि का जो घड़ा नृत्य है कहाँ, ये क्या है? तो चरकुला नृत्य है। तो चरकुला नृत्य ब्रजभूमि में किया जाता है। देवी बुंदेलखंड में प्रचलित है। कार्तिक बुंदेलखंड में प्रचलित है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में श्री कृष्ण और गोपी का रूप धारण करके किया जाता है कार्तिक नृत्य। कर्मा और शीला सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? चरकुला लोक नृत्य, कर्मा है। कर्मा ये ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे, कभी ऐसे कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं ऐसे लिखा जाता है। पांडव, तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य। आरो यार 2016 में क्वेश्चन आया था, तो ये इसमें चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, थारू, राई, सैरा, तो ये सब लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से? बिरहा, चौती, ढोला उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। ढोला लोकगीत कहाँ प्रसिद्ध है? ढोला लोकगीत आगरा मेरठ में प्रसिद्ध है। आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत होता है, याद रखिएगा, ये है। अब देखिए, चैती क्या है? मौसमी गीत है। कजरी क्या है? विवाह और मौसमी गीत है। रसिया क्या है? वज्र का लोकगीत है। सोहर क्या है? संस्कार गीत है। सोहर मतलब जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो संस्कार सोहर ओहर गाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रज का है। तो इतना आपको 1 से 2 बार अब रिवीजन करिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका नृत्य नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना ही नृत्य आता है। वो ख्याल, बढ़ैया, राई, रौला, ये सब याद ही रखिएगा, ठीक है। चलते हैं इधर, देखते हैं। अब आप क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन करिए, आपका सभी क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। पहला देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई? किसके द्वारा रखी गई? आई होप सब क्वेश्चन बता देंगे। विजयालय, ठीक है, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चलते नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है, किस मंदिर में? अभी हम बताए थे, बृहदेश्वर मंदिर। सब क्वेश्चन आप कर दे रहे होंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ शासनकाल में? किसके शासनकाल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ? तो किसके? राजराज प्रथम के शासनकाल में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी क्या थी बताइए? चोलों की राजधानी तंजौर या तंजौर थी। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यही ग्राम आ जाए तो वो चोल की विशेषता होगी, ठीक है। अब देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। हम कहते कोई भी विलेज से संबंधित आता है चोल साम्राज्य से ही संबंधित है। चोल युग प्रसिद्ध था, तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाएं, विलेज असेंबली। देखिए 2 बार क्वेश्चन वही आया है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? देखिए उत्तम ग्राम प्रशासन ग्राम से चोल से ही संबंधित है। कुशल ग्रामीण पर किस राज्य? चोल। तब यहाँ देखिए कुशल दे दिया गया है, यहाँ उत्तम दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन घुमा के, कौन सी मध्यकालीन भारतीय प्रशासन व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल प्रसिद्ध था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह हैं, तो वो कौन सा शिलालेख है? तो वो उत्तर मेरूर है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था? वारियम उद्यान प्रशासक, तो देखिए वारियम कौन था? उद्यान प्रशासक का, जो मतलब जैसे
उद्यान हुआ, पार्क और उसका, उसको टोट्टवरियम देखता था। एरी क्या था? तालाब। तालाब को जो समिति थी वो आपका ये था एरियम। और पोन किसका था? पोन था स्वर्ण समिति। स्वर्ण समिति को पोन कहा जाता था, एरी को तालाब कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। चोल ने पांड्य चेर शासकों को पराजित किया, प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो हाँ, ये भी सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। तो ये भी आपका सही है, दोनों ही सही है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियों की देवीकृति प्रायः है अष्टभुज है, षष्ठभुज है, द्विभुज है या चतुर्भुज है। तो अभी हम क्या बताए थे? चतुर्भुज है। जो बच्चे ध्यान से पढ़ोगे वो आईएएस का लेवल का क्वेश्चन ही देखिए कितना आराम से कर दे रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, तब आप सिलेक्शन के करीब ज़्यादा होंगे, ठीक है। चोल के शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं की सबसे अधिक कौन सी प्रतिमा विख्यात थी? तो कौन सी? नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा विख्यात थी, जिसकी हमने आपको मूर्ति भी दिखाई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का कला का उदाहरण है, तो किसका? चोल कला का उदाहरण है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक विश्राम करते हुए या नृत्य या ध्यान मग्न, तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नटराज नृत्य के भगवान मूर्ति के रूप में कौन कौन से हैं? तो क्या है? यह नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व, तो ये भी सही है। अपने दाएं कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में किसका? महिला का कुंडल है उनके में। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है, हम ऊपर ही बताए थे। आरओ मेंस में क्वेश्चन ये आया है। देखिए हर चीज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से तो आज देखिए चोल आपका ख़त्म हो गया, तब चेर ख़त्म कर देंगे, पांडे ख़त्म कर देंगे, ठीक है, काकतीय सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 3-4 दिन में आपका पूरा ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इस रिवीजन क्लास में। भारत में दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल ही प्रसिद्ध था। यहाँ 72 व्यापारी चीन के किसके कार्यकाल में आए? तो किसके काल में? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? तो किसके कार्यकाल में? कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए। निम्नलिखित में से चोल शासकों ने जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। तो बंगाल की झील को बंगाल की खाड़ी को चोल झील किसने कहा? राजेंद्र प्रथम। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो गंगेड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किए थे। ये नगर था एक, उसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जल सेना किसने प्रारंभ किए थे? तो किसने? राजराज प्रथम ने इस जल सेना प्रारंभ किया था। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों यहाँ लिखा है। चोल राजाओं ने किसने? सीलोन। सीलोन मतलब क्या है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की ये बात कर रहे हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 2 आंसर हो गए। कह रहा है चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग, देखिए मान लीजिए ये श्रीलंका है तो ये श्रीलंका के सिर्फ एक भाग की बात कर रहे हैं, उत्तरी भाग। तो जब एक भाग की बात करें इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पूरे श्रीलंका पर नहीं विजय प्राप्त की थी। किसने? राजराज प्रथम ने। लेकिन जो आ जाए सीलोन मतलब श्रीलंका पर पूरी विजय प्राप्त किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। इन्होंने पूरे श्रीलंका पर ही विजय प्राप्त किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप अंतर समझिएगा, ठीक है। एक पार्टिकुलर बात करें तो राजराज प्रथम, अगर पूरे श्रीलंका तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ पर गलत कर देंगे, सोचेंगे यही क्वेश्चन ये भी है, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन साथ ही में रखा था। अब यहाँ पर देखते हैं कह रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश से ये सोहर का कैसे गाया जाता? तो सोहर क्या था? ये संस्कार गीत था। तो डी का पहला कहीं है? देखिए डी का सिर्फ पहला यहीं पर है, ठीक। ए का चौथा चैती क्या है? मौसमी गीत है। कजरी क्या है? तो कजरी आपका विवाह एवं मौसमी गीत है, विवाह। रसिया क्या है? वज्र का लोकगीत है। सिंपल ही क्वेश्चन था। आल्हा का लोकप्रिय संगीत किस में? आल्हा रुदल ना बुंदेलखंड से ही संबंधित है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया। बुंदेलखंड मतलब नीचे ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर ये वाला क्षेत्र था, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। सॉरी बाराबंकी, आल्हा, आपका आल्हा कहाँ है, महोबा, ये भी सही है। तो अभी हम कहे थे कि अगर चाहे महोबा दिए रहे या हमीरपुर दिया रहे या पूरा बुंदेलखंड ही दिया रहे, ठीक है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपका मतलब गांव कहाँ है या घर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश के कोई जिला ले लीजिए, मान लीजिए मथुरा ले लेते हैं आप, मथुरा में है। तो अगर हम पूछे कि नहीं मथुरा के अंदर कहाँ, तो आप कहेंगे ब्रज में है, ठीक है। तो ब्रज में है, तो यहाँ पर ये आल्हा कौन है, महोबा, मतलब उसके अंदर का ले लिए। तो आहो महोबा लिखा रहे, बुंदेलखंड लिखा रहे, हमीरपुर, तो एक ही मारिएगा। तो आल्हा महोबा, ठीक है। अगर महोबा ना लिखा रहे तो बुंदेलखंड रहे तो बुंदेलखंड ही लगा दीजिएगा, सही। कर्मा कहाँ, कर्म करेंगे तो सोना मिलेगा, तो सोनभद्र, सोनभद्र। कजरी मिर्ज़ापुर में। बिरहा भोजपुरी करें, कजरी करें अवधि, अच्छा मिलाना है इसको। रसिया कहाँ होगा, तो डी का तीसरा वज्र में रसिया होगा, तो डी का तीसरा कहीं है, ये देखिए यही आपका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ए बिरहा कहाँ होगा, तो बिरहा अवध में होता है, बिरहा। कजरी कहाँ होता है, तो कजरी बी का पहला भोजपुरी, ठीक है। मल्लहोर कहाँ होता है, तो मल्लहोर कौरवी में होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है, तो बिरहा है, चैती है, ढोला है, तो ठीक है। ढोला, ढोला कहाँ, आगरा और आगरा वाले क्षेत्र में, ठीक है, मथुरा आगरा में, तो ये यहाँ पर आगरा वाले क्षेत्र में ये चैती, बिरहा, ये सब उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ढोला लोकगीत कहाँ है, यहाँ अब मथुरा नहीं, आगरा मेरठ है, ठीक है, आगरा मेरठ है। तो ढोला लोकगीत किसके लिए, आगरा मेरठ के लिए प्रसिद्ध है। ढोला बहुत बार पूछा जाता है, तो ढोला आगरा मेरठ के लिए प्रसिद्ध है। लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी से किस क्षेत्र से है, तो रहुला बुंदेलखंड हमें पढ़े थे ना ऊपर, रहुला बुंदेलखंड, तो उसी के लिए प्रसिद्ध। ब्रजमंडल इनमें से किस लोकगीत है, तो चरकुला किसके, ब्रजमंडल से संबंधित, तो चरकुला लोक नृत्य ब्रजमंडल से है। धुरिया लोक नृत्य, धुरिया कहाँ है, बुंदेलखंड से संबंधित है धुरिया लोक नृत्य। कर्मा, कर्म करेंगे सोना मिलेगा, तो सोनभद्र। बहुत बार कर्म पूछा जाता है, कर्मा कर्म, ठीक है। कार्तिक लोक नृत्य, कार्तिक भी बुंदेलखंड से ही संबंधित है, ठीक है। तो बस इतना ही है आपका। तो अगर आपको पसंद आया होगा, आज हम इस समय एक ही दो सब्जेक्ट ले पा रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए मतलब दो ही सब्जेक्ट लिए, क्योंकि हम जो चोल साम्राज्य था वो बहुत लंबा था, और मैं कुछ क्वेश्चन को मतलब किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहता था। जितने भी आपके घटना चक्र में है, जितने भी एनसीईआरटी में, सभी को इंक्लूड किया था, इसीलिए वो ज़्यादा लंबा हो गया, मतलब ज़्यादा आपका टाइम ले लिया, इसीलिए हमको एक सब्जेक्ट कट करना पड़ा, ठीक है। नहीं तो अभी इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाता, ठीक है। और तो सॉरी उसके लिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।